हेलो दोस्तों, आप सभी का जुक्टा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जुक्टा एकेडमी की तरफ से जो इकोनॉमिक सर्वे है उसकी एक सीरीज़ चलाई जा रही है और इसी श्रृंखला में इस बार के इकोनॉमिक सर्वे का जो चैप्टर 6, 7 एंड 8 है, जिसमें मेनली एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, चैप्टर 7 में आपका एनिमल हस्बेंड्री एंड चैप्टर 8 में फॉरेस्ट्री, इन्वायरमेंट एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ये 3 सेक्टर को जो है 3 सेक्शन को मैं आप लोगों के बीच में डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बेसिकली इस वीडियो की इम्पॉर्टेंस ये है कि जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है जुक्टा एकेडमी का, उसमें जितने भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको हम जो है आप लोगों के बीच में इजी वे में एक्सप्लेन करेंगे। इस श्रृंखला का इंपॉर्टेंस इस वे में भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि आने वाला जो आपका एलाइड सर्विसेज का एग्ज़ाम है या फिर एचएएस का प्रीलिम एग्ज़ाम है, साथ ही साथ एचएएस एलाइड के जो मेंस के एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर भी आप इस इंफॉर्मेशन, ये जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है जो इकोनॉमिक सर्वे में दी जाती है, ये इंफॉर्मेशन आपके आंसर राइटिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसीलिए आप इन वीडियोस को सीक्वेंस में वन आफ्टर अनदर वीडियो को बहुत ही सीरियसली फॉलो करेंगे तो आपकी तैयारियों में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो चलिए दोस्तों, चैप्टर 6 जो आपका एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर से है, इस चैप्टर को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट इसका है वो है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। तो आप सभी जानते हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर है बेसिकली वो एक प्राइमरी सेक्टर है और हम बताते हैं कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, इसमें बेसिकली एग्रीकल्चर जिसको हम बोलते हैं क्रॉप कल्टीवेशन सिंपली, उसके साथ कुछ और एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी इंक्लूड किया जाता है। जैसे मोर इम्पॉर्टेंटली अगर हम बात करें, इट इज़ एग्रीकल्चर जिसमें हम क्रॉप्स का कल्टीवेशंस करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री को प्रैक्टिस करते हैं, कमर्शियल फॉरेस्ट्री जिसको हम सिल्वीकल्चर बोलते हैं, या फिर साथ ही साथ हॉर्टिकल्चर, और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपका इसमें आ जाता है एक्वाकल्चर। बेसिकली इन सब सेक्टर्स को हम इंक्लूसिव वे में एग्रीकल्चर में लेकर चलते हैं। तो अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें हिमाचल प्रदेश में तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके पास है कि ये जो सेक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ आवर वर्किंग एज पॉपुलेशन, वर्किंग एज पॉपुलेशन का मतलब क्या है, 15 से 59 ईयर के बीच का जो ये कोहॉर्ट है हमारी पॉपुलेशन का, चाहे वो इंडिया की बात करो या फिर आप जो है हिमाचल प्रदेश की बात करो, ये जो वर्किंग एज कोहॉर्ट है जो एम्प्लॉयबिलिटी सीख कर रहा है उसके लिए एक बहुत बड़ा एवेन्यू प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि हमारी 58.78% 71% जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट किस पर है, एग्रीकल्चर सेक्टर पर है। इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर जिसको हम प्राइमरी सेक्टर भी बोलते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी की। इसी के साथ दूसरा अगर आप देखोगे वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर, अगेन एग्रीकल्चर में आपका क्रॉप कल्टीवेशंस भी आता है, फिशरी भी आता है जिसको एक्वाकल्चर बोलेंगे, सिल्वीकल्चर जिसको हम कमर्शियल फॉरेस्ट्री बोलेंगे, और इसमें आपका जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एनिमल हस्बेंड्री या फिर लाइफ स्टॉक सेक्टर भी आता है। इन सब का जो कंट्रीब्यूशन है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में, जो हमारे स्टेट का ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन है उसमें जो टोटल कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर या अलाइड सेक्टर का वो बहुत ही ज्यादा है, 13.70% का कंट्रीब्यूशन बेसिकली एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर से आता है। और जबकि अगर आप इस साल के टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करो कि सरकार ने टोटल कितना खर्चा किया है, उसमें जो एलोकेशंस है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के लिए जो एलोकेशन है वो 4.39% है। तो यहां पर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को देखा कि समवेयर अराउंड 59% ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। एंड अगेन सेकंड, गवर्नमेंट हमारे जो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन है उसमें भी इसका कंट्रीब्यूशन इज समवेयर 13.70%। साथ ही साथ इसके लिए जो फाइनेंशियल एलोकेशन गवर्नमेंट की तरफ से है वो 4.939% ऑफ द नेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 4.39% गोज टू एग्रीकल्चर सेक्टर।
सेक्टर 2023-24 के बजट का जो ये एलोकेशन है। इसी के साथ अगर आप नेक्स्ट देखो तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स सब सेक्टर। तो यहां पर जो है बेसिकली सब सेक्टर की बात हो रही है। तो अगर आप सब सेक्टर को देखोगे तो सब सेक्टर में बेसिकली कौन कौन सा सेक्टर आ जाता है? इट इज द क्रॉप सेक्टर। क्रॉप सेक्टर के बाद आता है आपका एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर के बाद एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री के बाद इट इज सिल्वीकल्चर। सो दीज आर सम ऑफ द सब सेक्टर विद इन दी एग्रीकल्चर। तो सभी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है अगर हम देखें तो वो किस प्रकार का है, तो यहां पर आपको एक डायग्राम मिल रहा है, एक जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर आप देखोगे कि एग्रीकल्चर में कुछ इस तरह के सेक्टर्स हैं। वन इज क्रॉप सेक्टर जिसमें हम फूड क्रॉप्स या फिर कमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट जो सेक्टर है बेसिकली वो है फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग, सिल्वीकल्चर जिसको बोलते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट सेक्टर है लाइव स्टॉक सेक्टर। चौथा इंपॉर्टेंट सेक्टर है फिशिंग सेक्टर 1.1%। सो दीज फोर आर द इंपॉर्टेंट सेक्टर बेसिकली इन एग्रीकल्चर हिमाचल प्रदेश की अगर आप बात करें तो इसके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में यहां पर इंफॉर्मेशन बताई गई है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स सब सेक्टर। तो अगर आप सबसे पहले इंफॉर्मेशन देखोगे कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का जो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन करंट प्राइसेस में ये जो इंक्रीज होकर हुआ है वो कितना हुआ है दोस्तों? वो हुआ है 26,458 करोड़। 23-24 में जो एडवांस एस्टिमेट आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग 2023-24 में जो हमारा एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर है वो इंक्रीज हुआ है कितना? 26,458 करोड़। किसकी अपेक्षा? 18-19 में अगर आप देखो ये कितना था? ये था 17,764 करोड़। तो 18-19 से 23-24 तक का जो हमारा इंक्रीज है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में अगर हम करंट प्राइस की विदाउट एडजस्टिंग टू इन्फ्लेशन अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें 49% का इंक्रीज हुआ है। तो इन एब्सोल्यूट फिगर्स को आपसे पूछा जा सकता है जिसमें अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का जो बेसिकली ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन है, टोटल जो वैल्यू एडिशन है वो इंक्रीज हुआ है। कितना, कहां तक पहुंचा है? 26,458। एडवांस एस्टिमेट्स की बात, क्योंकि 23-24 में जो भी डेटा है वो सब एडवांस एस्टिमेट्स कहलाता है। और 18-19 में जो ये था 17,767 करोड़। तो इसमें जो वृद्धि हुई है वो 49% की वृद्धि हुई है। तो इस फिगर को आप इंपॉर्टेंटली ध्यान रखें। सेकंड अगर आप देखोगे तो कंट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप सेक्टर टू ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन एट करंट प्राइसेस वो जो है बढ़कर हुआ है 60% से बढ़ा है और अब ये जो है बढ़कर हो गया है 16,410 करोड़। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हमने बहुत सारे सेक्टर्स देखे। एग्रीकल्चर के जो सेक्टर है जिसमें हमारा क्रॉप सेक्टर है, उसमें एनिमल हस्बेंड्री है, उसमें सिल्वीकल्चर है, उसमें फिशरी है। इसमें सबसे मेजर जो ड्राइवर है इकोनॉमी में वो है क्रॉप सेक्टर। और क्रॉप सेक्टर में बेसिकली जो इंक्रीज हुआ है, जो कंट्रीब्यूशन में इंक्रीज हुआ है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में वो 60% का इंक्रीज हुआ है जब हम कंपेयर करें किसके अपेक्षा? 2018-19 की अपेक्षा। 2018-19 में इसका जो कंट्रीब्यूशन था करंट प्राइसेस पर वो था 10,286 करोड़। किसका? क्रॉप सेक्टर का, जो 2023-24 में बढ़कर होने की अनुमानित है। एडवांस एस्टिमेट है कि ये 16,410 करोड़ तक पहुंच जाएगा। और ये जो इंक्रीज है ये इंक्रीज लगभग 60% का इसमें इंक्रीज होने की संभावना है बेसिकली, क्योंकि 2023-24 का जो भी डेटा है वो अभी एस्टिमेटेड जो है एडवांस एस्टिमेट्स है जिनको लगाया जाता है। और इसी के साथ अगर आप देखो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन एट करंट प्राइसेस में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, लाइव स्टॉक, फिशरी हैज सीन ए कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंड का मतलब क्या हुआ कि 2018-19, 2019-20, 2020-21 इन सब में जो है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो
रजिस्टर हुई है वो कितने की थी, 6.9% की। वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर है उसके ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में निरंतर 6.9% की वृद्धि हो रही है। जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो कंसिस्टेंटली 6.9% की दर से इंक्रीज हो रहा है सिंस 2018-19 से 2023-24। तो ये इंफॉर्मेशन भी हाईली रेलेवेंट है। और इस ग्रोथ के लिए सबसे मेजर जो ड्राइविंग सेक्टर है वो कौन है, क्रॉप सेक्टर है। क्रॉप सेक्टर इज द मेजर ड्राइवर बिहाइंड दिस जो कंसिस्टेंट ग्रोथ रेट है बेसिकली फॉर पास्ट 6 to 7 ईयर। एंड अगेन यहां पर क्रॉप सेक्टर का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट अगर आप देखोगे तो पिछले 2018-19 से 23-24 तक वो कितना है, 8.1% है। तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में सबसे मेजर जो सेक्टर है वो कौन सा सेक्टर है, हमारा क्रॉप सेक्टर है। और इसी में अगर आप देखेंगे द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर इन टोटल ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन इन द स्टेट, ये जो है 12 से 15% रहा है पिछली साल में, है ना। अभी हमने देखा कि इट इज समवेयर अराउंड जो है हमने इसका टोटल डेटा देखा था तो वो था समवेयर अराउंड 13 to 14%। और यहां पर जो एस्टिमेट्स है 13 to 70%, जो एस्टिमेट बता रहे हैं इसका जो शेयर है पिछले 2018-19 से लेकर अभी तक का जो शेयर है वो कंसिस्टेंटली जो है बहुत ज्यादा है। कितना शेयर बताया है, कंसिस्टेंटली जो इसका शेयर है वो लगभग 15%, 10 से 15% के बीच में है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको हमने ध्यान में देना है। ठीक है जी, डन। सो इसके बाद जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है वो है सब सेक्टर कंट्रीब्यूशन। अब है दिस इज समवेयर, दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 12 to 15% के आसपास जो है शेयर रहा है किसका, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का। और इसी के साथ जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है वो है ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स सब सेक्टर। और अगर हम बात करें एग्रीकल्चर और इसके सब सेक्टर की तो आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर में सिंपली इट इज नॉट अबाउट ग्रोइंग द क्रॉप, फूड क्रॉप और कमर्शियल क्रॉप, इट इज about some other allied activities which include animal husbandry, silviculture, aquaculture and जो है ये सारी एक्टिविटीज को इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो यहां पर जो है वो है ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर और इसके जो सब सेक्टर है उनका कैसा ग्रोथ है। तो एडवांस एस्टिमेट ऑब्वियसली 2023 और 24 के जो भी डेटा है वो सब क्या कहलाते हैं, एडवांस एस्टिमेट्स कहलाते हैं। एज पर द एडवांस एस्टिमेट एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर GSVA is estimated to decrease by 2.2% at constant price। 2023-24 में जो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का उसमें कमी होने की संभावना है, जबकि पिछले वर्ष 2022-23 में 2022 और 23 में इसमें एक ग्रोथ हुई थी, 5.7% की ग्रोथ हुई थी। अब ये क्यों जो है ऐसा अनुमानित है कि इन कमिंग ईयर इन 2023 में जो है ये जो ग्रोथ है इसके ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में जो कमी आ रही है ये क्यों आ रही है 2.2%। इसके पीछे का जो मेजर फैक्टर है इस कॉन्ट्रैक्शन का दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर में वो है कि जो इसका एक सब सेक्टर है दैट इज द क्रॉप सेक्टर, उसमें कॉन्ट्रैक्शन देखी गई है। कॉन्ट्रैक्शन कितनी है, 6.5% की कॉन्ट्रैक्शन इसमें हुई है, क्योंकि मेजर ड्राइवर इन दिस एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर की ग्रोथ में मेजर ड्राइवर जो है वो कौन सा है, वो है क्रॉप सेक्टर। और क्रॉप सेक्टर की ग्रोथ में 6.5% की कमी आई है, जो कहां पर विजिबल है, वो ओवरऑल एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर की ग्रोथ में विजिबल है। सो 2.2% की इसमें कमी आने की संभावना है। और इसी के साथ अगर आप देखो सब सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24, तो यहां पर जो विजुअल्स है, जो इन्फोग्राफिक्स है, इसमें अगर आप देखोगे तो ये एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का जो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन है उसमें सभी सेक्टर का कितना सब सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है उसका डेटा यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो अगर आप देखो कि टोटल एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में द मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है, बेसिकली
क्रॉप सेक्टर का है, जिसमें हम अलग अलग प्रकार के फूड क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, तो 62% एक्चुअली कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम ओनली दिस क्रॉप सेक्टर। और इसी के साथ सबसे मेजर जो पार्ट है दैट इज द कमर्शियल फॉरेस्ट्री, सिल्वीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी बहुत ज्यादा है, 27.3%। और इसी के बाद अगर आप लाइव स्टॉक एनिमल हस्बेंड्री को देखोगे, इसमें जो है 9.6% का कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम दिस सेक्टर, और जो फिशिंग सेक्टर है वो सबसे कम है 1.1%। तो ये आपने ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में द मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्शन एक्चुअली कम्स फ्रॉम द क्रॉप सेक्टर, दैट इज 62%, फॉलोड बाई फॉरेस्ट्री, सिल्वीकल्चर, फॉलोड बाई लाइव स्टॉक एंड फिशिंग। तो ये ऑर्डर, ये जो ऑर्डर है बेसिकली डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में आपसे प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी चाहिए। तो यहां पर अगर आप देखोगे क्रॉप सब सेक्टर में 62% जो है वो कौन ऑक्युपाई कर रहा है, एग्रीकल्चर में सिर्फ और सिर्फ जो क्रॉप सेक्टर है वो ही ऑक्युपाई कर रहा है। और इसी के साथ अगर आप क्रॉप सेक्टर की बात करो, इसका पूरे स्टेट के ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में जो कंट्रीब्यूशन है वो 8.50 है। तो यहां पर एक डेटा, दो डेटा आ गए। वन डेटा इज टोटल एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस क्रॉप सेक्टर इज 62%, वेयर एज अगर आप बात करो कि टोटल ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में जिसमें अदर सेक्टर्स भी आ जाते हैं, उसमें जो कंट्रीब्यूशन इसका है वो है 8.50%। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो आप देख सकते हैं कि इस क्रॉप सेक्टर का पूरे स्टेट की इकोनॉमी को ड्राइव करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसी के साथ अगर आप दूसरा एक सेक्टर देखोगे, द कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक सेक्टर स्टूड एट 9.6%, और इसका स्टेट में क्या कंट्रीब्यूशन है उसको हम बाद में देखते हैं कि इसका जो कंट्रीब्यूशन है 1.31%, बेसिकली ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में जो लाइव स्टॉक सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन 1.31% है। इसको हम अभी आगे देखते हैं। और इसी के बाद अगर आप देखो 9.6% बेसिकली इज द लाइव स्टॉक, और उसके बाद द कंट्रीब्यूशन ऑफ फिशरी इज ओनली 1.1%, जबकि फॉरेस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है 27.3% जो शेयर है वो अकेले किसका है, फिशरी, इसका सिल्वीकल्चर का है among all entire this agriculture and allied sectors में। और यहां पर अगर आप देखोगे सेक्टर वाइज अगर हम चलते हैं तो फर्स्ट सेक्टर हमने बेसिकली जो आपका क्रॉप सेक्टर है उसको कंप्लीट कर दिया है, और इसके बाद जो सेकंड मेजर सेक्टर है वो है लाइव स्टॉक सेक्टर। और लाइव स्टॉक सेक्टर की अगर आप बात करो तो लाइव स्टॉक सब सेक्टर में जैसे आपको पता है कि इसमें हम एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, कैटल रियरिंग करते हैं, शीप रियरिंग करते हैं, गोट रियरिंग करते हैं, है ना। तो ये है हमारा लाइव स्टॉक सेक्टर। लाइव स्टॉक सेक्टर एक सब सेक्टर में बेसिकली क्या है, 1.3% इसका कंट्रीब्यूशन है, किसमें, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में। अगर आप पूरे स्टेट के वैल्यू एडिशन की बात करें तो 1.31% अलोन कम्स फ्रॉम लाइवस्टॉक सेक्टर, वेयर एज इट कॉन्स्टिट्यूट 9.6% ऑफ द टोटल ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। जबकि इसकी ग्रोथ के बारे में, लाइवस्टॉक सेक्टर की ग्रोथ के बारे में बताया गया है कि 2023-24 में इसकी ग्रोथ में कमी देखी जाएगी। कितने की कमी, 4.1% की कमी देखी जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा लाइवस्टॉक सेक्टर है इसको अब जो है ज्यादा इग्नोर किया जा रहा है, बिकॉज देयर इज दिस माइग्रेशन फ्रॉम विलेजेस टू दी अर्बन एरियाज, है ना। तो लोग जो है लाइवस्टॉक सेक्टर का जो एक प्रोफेशन है, एक जो प्रैक्टिस है उसको लीव कर रहे हैं। देयरफॉर निरंतर दिस सेक्टर इज एक्चुअली विटनेस दिस ग्रेजुअल डिक्लाइन इन इट्स ग्रोथ। तो ग्रोथ प्लमेट हुई है 4.1%। कहां पर, बेसिकली 23 और 24 में। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि नेक्स्ट अगर आप देखोगे, नेक्स्ट सेक्टर इज फॉरेस्ट्री। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉरेस्ट्री, जिसको सिल्वीकल्चर भी बोलते हैं, है ना, कमर्शियल फॉरेस्ट्री भी बोलते हैं। और अगर आप यहां पर देखोगे तो फॉरेस्ट्री सेक्टर में बेसिकली तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है ग्रॉस स्टेट में, ग्रॉस स्टेट टोटल स्टेट के जीडीपी में या फिर ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में इसका कंट्रीब्यूशन है 3.7%। और अगर आप देखो इसका एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में इसका कंट्रीब्यूशन इज वेरी हाई, 27.3%। तो अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर कम फ्रॉम क्रॉप सब सेक्टर इटसेल्फ, फॉलोड बाय दिस कमर्शियल फॉरेस्ट्री। वेरी इंपॉर्टेंट। तो
टोटल एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में इसका कंट्रीब्यूशन है 27.3%, जबकि फॉरेस्ट्री का टोटल जो कंट्रीब्यूशन, टोटल ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में इसका कंट्रीब्यूशन है 3.4% ओनली। करंट प्राइस का डाटा है 23-24 का। और इसी के बाद अगर आप इसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की बात करो तो 2023-24 में ऐसा अनुमानित है कि ये जो है 1.6% के साथ ग्रो करने वाला है, जबकि लास्ट ईयर के फाइनेंशियल ईयर में 2022-23 में इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हुई थी, 3.7% की ग्रोथ हुई थी। इस बार इसकी ग्रोथ थोड़ी प्लमेट हो गई है, 1.6% के आसपास ये अनुमानित है कि आने वाले साल में ये जो है ग्रो करेगा। और इसी के साथ जो नेक्स्ट सब सेक्टर है दैट इज द फिशरी। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर इज द फिशरी। फिशरी आपका एक्वाकल्चर है, इसमें फिशिंग है, इसमें जो है सीवीड ग्रोथ किया जाता है, इसमें एल्गीज ग्रोथ किए जाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रोथ किए जाते हैं। सो इट इज द फिजिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन विद द वाटर, विद द एक्वेटिक इकोसिस्टम, दैट इज द एक्वाकल्चर। और अगर आप फिशरी की बात करें तो फिशरी सब सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। अगर आप ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन की बात करें, सिर्फ और सिर्फ 0.15% ऑफ द contribution in gross state value addition comes from 0.15 फिशरी सेक्टर से आता है, जबकि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के GSVA में इसका कंट्रीब्यूशन इज ओनली 1.1%। और फिशरी सब सेक्टर की ग्रोथ, अब इसकी ग्रोथ बहुत अच्छा है बिकॉज यहां पर जो है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट इज वेरी हाई, 7.0% के साथ 2022-23 में यह बढ़ने का इसका अनुमान है। इसमें भी ग्रोथ में थोड़ी कमी देखी गई है, दैट इज 9.1% इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23। 9.1% 2022-23 में 9.1% की ग्रोथ रेट से ये बड़ा था। और इस साल जो है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट थोड़ा कम है, ओनली 7.0% के हिसाब से ये जो है इसमें ग्रोथ देखी जाएगी। और इसके साथ जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है, तो ये हमने सारे के सारे जो सब सेक्टर है उनका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, उनका कंट्रीब्यूशन देख लिया। अब नेक्स्ट मेजर डिटरमाइनर जो फार्मिंग में है दैट इज द लैंड यूज पैटर्न इन हिमाचल प्रदेश। तो यहां पर कुछ एक ऐसा डेटा दिया गया है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है बिकॉज इट इज ड्यूली मेंशन्ड इन योर इकोनॉमिक सर्वे। तो अगेन आपको इस डेटा को ध्यान में रखना जरूरी है। अगर आप लैंड यूज पैटर्न की बात करें, लैंड यूज पैटर्न का मतलब क्या है कि किस प्रकार से लैंड को यूज किया जा रहा है, ठीक है जी। तो अगर आप टोटल ज्योग्राफिकल एरिया की बात करो हिमाचल प्रदेश में, तो अगेन मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि हिमाचल प्रदेश में टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है। तो अगर आप टोटल ज्योग्राफिकल एरिया की बात करो हिमाचल प्रदेश में 55,673 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है हमारा टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और इसी में अगर आप देखोगे इट इज द 17th लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। इंडिया में जो है ये 17th लार्जेस्ट स्टेट है। और इसी में अगर आप देखोगे आउट ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 11.49% ऑफ द एरिया कम्स अंडर नेट सोन एरिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट फिगर है कि नेट सोन एरिया वो एरिया होता है विच इज एक्चुअली कल्चरेबल, जो एक्चुअली कल्चरेबल है, जो है फार्मिंग के लिए हम यूज कर पा रहे हैं। ऐसा एरिया टोटल सिर्फ और सिर्फ कितना है, 11.49% ऑफ द टोटल नेट सोन एरिया। और इसी के साथ अगर आप देखोगे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 11.49% इज द नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया वो एरिया होता है जहां पर एक्चुअली में फार्मिंग हो रही है, दिस इज द नेट सोन एरिया। और इसी के साथ अगर आप देखोगे अराउंड 24.5% ऑफ इज अंडर फॉरेस्ट कवर। तो इस 55,673 स्क्वायर किलोमीटर का समवेयर 25% एरिया कम्स अंडर फॉरेस्ट कवर और अराउंड 7.98% ऑफ लैंड इज नॉन एग्रीकल्चरल यूज। अब ये नॉन एग्रीकल्चरल यूज क्या हुआ कि हम जो है अर्बनाइज हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम बहुत सारी जो एग्रीकल्चरल लैंड थी उसको कन्वर्ट कर रहे हैं फॉर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं, हम जो है रोडवेज का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम जो है रोडवेज के साथ अगर हम देखें सिटी एनलार्जमेंट हो रही है और वेरियस अदर पर्पसेस के लिए हम डैम रिजर्वायर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसी लैंड विच इज नॉट देयर फॉर एग्रीकल्चर यूज इज 7.9
परसेंट, जबकि 1.53% इज फैलो लैंड, जो खाली पड़ी हुई भूमि है वो 1.53% है, जबकि बैरन और अनकल्टिवेबल लैंड, जो अनकल्चरेबल लैंड है, उसका प्रोपोर्शन इज 16.73%। तो ये डेटा भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। और हमारे पास ऐसी भूमि जिस पर खेती की जा रही है वो बहुत कम है, ओनली 11.49% है। बाकी 24.55% is the forest coverage, and then non-agricultural land is 7.98%, then fallow land 1.53%, and then there is 16.73% is the barren and uncultivable land। ठीक है जी, तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। और इसी के साथ अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट, वो है आपका लैंड होल्डिंग पैटर्न। लैंड होल्डिंग पैटर्न किस प्रकार का है हिमाचल प्रदेश में, उस पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर दी गई है जिसको आपने ध्यान रखना है। तो सबसे पहले दोस्तों लैंड होल्डिंग होता क्या है। सपोज करो ये एक पैच ऑफ लैंड आपके पास है, और इस पैच ऑफ लैंड, ये पैच ऑफ लैंड है, नेट सोन एरिया है, इसको जो है डिवाइड किया गया है इनटू नंबर ऑफ पैच ऑफ लैंड जिस पर ईच फार्मर जो है प्रैक्टिस कर रहा है। सो दिस ईच यूनिट ऑफ दिस होल पैच ऑफ लैंड इज द लैंड होल्डिंग, इसी को लैंड होल्डिंग बोलेंगे। जितना स्मॉलर लैंड होल्डिंग का साइज होगा उतनी अनइकोनॉमिकल जो है लैंड होल्डिंग हो जाती है, जितना बड़ा लैंड होल्डिंग का साइज होगा उतनी इकोनॉमिकल लैंड होल्डिंग हो जाती है। तो ये आपने याद रखना है। लैंड होल्डिंग इज बेसिकली दिस पैच ऑफ लैंड। लैंड होल्डिंग डजंट मीन एक्चुअली द नंबर ऑफ फार्मर, है ना। लैंड होल्डिंग इज द फ्रेगमेंटेड पैच ऑफ लैंड दैट इज देयर विद इन दिस बिगर लैंडस्केप और एग्रीकल्चरल रीजन, ये आपने ध्यान रखना है। तो अगर आप देखो लैंड होल्डिंग पैटर्न की बात करो तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग इन द स्टेट कितनी है, 9.97 लाख है। तो ऐसे ऐसे जो ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग टोटल स्टेट में है वो है 9.97 लाख लैंड होल्डिंग, और ये टोटल कितने एरिया को कवर कर रही है, 9.44 लाख हेक्टेयर एरिया को कवर कर रही है। और एवरेज लैंड होल्डिंग का साइज अगर देखोगे तो वो 0.95 हेक्टेयर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एग्जाम में पूछी जाती है कि हमारी एवरेज लैंड होल्डिंग कितनी है, 0.95 हेक्टेयर है इंडिया, हिमाचल की। और अगर आप इंडिया की बात करो तो 1.08 हेक्टेयर इंडिया की भी है। इसका मतलब क्या है, ईच कल्टिवेबल ब्लॉक का जो एवरेज साइज है वो बहुत छोटा है, 0.95 हेक्टेयर ही है। इससे हम क्या लगा सकते हैं कि जितना स्मॉलर साइज का लैंड होल्डिंग होगा उतना अनइकोनॉमिकल लैंड हो जाती है, बिकॉज स्मॉलर पैच ऑफ लैंड पर आप फार्मिंग को मैकेनाइज नहीं कर सकते, है ना। स्मॉलर पैच ऑफ लैंड पर जो प्रोडक्शन है वो कम है। प्रोडक्शन कम होने की वजह से जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। अगर आप किसी चीज को बहुत बड़े स्केल पर प्रोड्यूस करो, ऑब्वियसली जो प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट है दैट विल गो डाउन, और अगर आप उसी चीज को, अगर आप किसी चीज को छोटे स्केल पर प्रोड्यूस करो, प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट विल इंक्रीज। दस स्मॉलर लैंड होल्डिंग आर नॉट इकोनॉमिकल फॉर फार्मिंग, आपने ये याद ध्यान रखना है। तो यहां पर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग इन हिमाचल प्रदेश दिया गया है जिसको हमने सीरियसली थोड़ा सा फोकस करना है। तो बेसिकली लैंड होल्डिंग के जो अगर आप प्रकार देखो तो हमारे पास सिंपली जो है 5 टाइप का लैंड होल्डिंग है, जिसमें मार्जिनल लैंड होल्डिंग है, स्मॉल लैंड होल्डिंग है, सेमी मीडियम लैंड होल्डिंग है, मीडियम लैंड होल्डिंग है और लार्ज लैंड होल्डिंग है। तो अगर आप मार्जिनल लैंड होल्डिंग की बात करो तो मार्जिनल लैंड होल्डिंग वो लैंड होल्डिंग होती है जो बहुत छोटी है, सीमांत है, जहां पर लैंड होल्डिंग का साइज इज एक्चुअली लेस देन 1 हेक्टेयर, दैट इज द स्मॉल लैंड होल्डिंग। और ऐसी लैंड होल्डिंग अगर आप देखो तो हिमाचल प्रदेश में 7.12 लाख, 7.12 लाख लैंड होल्डिंग कैसी है, मार्जिनल है। नंबर्स में 7.12 लाख लैंड होल्डिंग कैसी है, मार्जिनल लैंड होल्डिंग है। और इसी में अगर आप देखो इसका परसेंटेज कि कितना परसेंट ऑफ द लैंड होल्डिंग आर मार्जिनल, तो ये 71.41% ऑफ 45% आर मार्जिनल लैंड होल्डिंग। और अगर आप देखोगे कि एरिया ऑपरेटेड इन लैक्स, तो एरिया कितना ऑपरेटेड है, 2.85 लाख हेक्टेयर। अगर आप परसेंटेज की बात करो तो 30.283% ऑफ द
टोटल ऑपरेटेड एरिया जो है वो कैसा है, मार्जिनल लैंड होल्डिंग का है। और इसी के साथ अगर आप बात करोगे एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, अगर आप मार्जिनल में भी एवरेज लैंड होल्डिंग का साइज देखोगे तो वो बहुत ही कम है, 0.40 हेक्टेयर है। तो इतना कम लैंड होल्डिंग है बेसिकली इंडिविजुअल के पास। मार्जिनल में से भी जो लैंड होल्डिंग का साइज है एवरेज वो है 0.40 हेक्टेयर। तो यहां पर आप देखोगे 71% ऑफ द होल्डिंग आर हैविंग साइज लेस देन 0.40 हेक्टेयर। सो इतनी स्मॉल लैंड होल्डिंग होने की वजह से हिमाचल प्रदेश में फार्मिंग करना इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क और अनरेम्यूनरेटिव टास्क। तो सैल्यूट टू आवर फार्मर, स्टिल दे गिव देयर हार्ड वर्क एंड प्रोड्यूस टू मच फूड ग्रेन्स फॉर अस, और वो जो है काफ़ी अच्छी अर्निंग भी गेन कर रहे हैं। एंड अगेन अगर आप देखोगे सेकेंड, स्मॉल लैंड होल्डिंग की बात करोगे तो स्मॉल लैंड होल्डिंग का जो साइज है वो है 1.0 से 2 हेक्टेयर के बीच में, वो स्मॉल है। तो ऐसी होल्डिंग 1.73 लाख है। परसेंटेज में देखोगे तो 17.40% जो है वो स्मॉल लैंड होल्डिंग है। जबकि लैक्स में अगर आप एरिया ऑपरेटेड देख लो तो 2.42 लाख हेक्टेयर के आसपास एरिया जो है स्मॉल लैंड होल्डिंग में आता है। जबकि इसका परसेंटेज जो है वो है 25.96% ऑफ द टोटल ऑपरेटेड एरिया। और अगर एवरेज लैंड होल्डिंग देखोगे स्मॉल की तो 1.39 हेक्टेयर है। ठीक है जी। और इसी के साथ अगर आप देखोगे सेमी मीडियम में 2 से 4 हेक्टेयर की भूमि, थोड़ा सा बड़ी भूमि है। 0.82 लाख होल्डिंग्स जो है वो सेमी मीडियम है। जो परसेंटेज में अगर आप देखोगे तो टोटल का 8.25% है। इसी के साथ अगर आप देखोगे कि कितने एरिया को ऑपरेट करती है, 2.3 लाख हेक्टेयर एरिया को ऑपरेट करती है। जबकि अगर परसेंटेज देखोगे टोटल ऑपरेटेड एरिया का देन इट इज 23.65%। और इसी के साथ अगर आप देखोगे एवरेज जो लैंड होल्डिंग का साइज है सेमी मीडियम में वो है 2.72%। इसी के साथ अगर आप मीडियम लैंड होल्डिंग को देखो जिसका साइज 4 to 10 हेक्टेयर है, यहां पर नंबर ऑफ होल्डिंग आर 0.26 एंड परसेंटेज ऑफ द टोटल होल्डिंग इज 2.60। एंड अगेन अगर आप ऑपरेटेड एरिया देखोगे दैट इज 1.46 लाख, और अगर आप परसेंटेज में देखोगे ऑफ द टोटल ऑपरेटेड एरिया दैट इज 15.48%। एंड अगेन एवरेज लैंड होल्डिंग अगर आप देखो वो है 5.62 जो है हेक्टेयर। इसी के साथ अगर आप लार्ज लैंड होल्डिंग को देखोगे वो बहुत कम है, ओनली 0.03%। 0.03 लाख पीपल जो लैंड होल्डिंग है वो कैसी है, लार्ज लैंड होल्डिंग है, जहां पर साइज ऑफ द फार्म इज 10 हेक्टेयर से ज्यादा। इकोनॉमिकल होल्डिंग आर वेरी लेस, ओनली 0.03 लाख। और इसी में अगर आप देखोगे परसेंटेज में 0.30% ऑफ द टोटल लैंड होल्डिंग इन इंडिया, इन हिमाचल प्रदेश, वो क्या है, लार्ज लैंड होल्डिंग। तो ऑब्वियसली वहां पर जो एक इकोनॉमी एट स्केल पर प्रोड्यूस करने का इंसेंटिव है इन टर्म ऑफ रिड्यूस्ड इनपुट कॉस्ट, वो नहीं मिल पाता। वो कितने लोगों को मिल रहा है, वो कितनी होल्डिंग्स पर है, 0.30 पर है। और इसी के साथ अगर आप देखोगे 0.47 लाख हेक्टेयर एरिया को ये ऑपरेट करता है। साथ ही साथ परसेंटेज की बात करो तो 4.97% ऑफ द टोटल ऑपरेटेड एरिया इज ऑफ लार्ज लैंड होल्डिंग। इसी के साथ अगर आप एवरेज साइज देखोगे लार्जर लैंड होल्डिंग का वो है 15.67 हेक्टेयर। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और अगर आप टोटल लैंड होल्डिंग की बात करो तो 9.97 हमारे पास टोटल लैंड होल्डिंग है जो 100% है। और अगर आप ऑपरेटेड एरिया की बात करो तो वो है 9.44 हेक्टेयर। और इसी के साथ परसेंटेज में 100% एंड एवरेज साइज ऑफ आवर लैंड होल्डिंग इन हिमाचल प्रदेश इज 0.95%। सो दिस इंफॉर्मेशन इज हाईली रेलेवेंट इन टर्म ऑफ मेंस। जब मेंस में आप लिखते हो तो व्हाई दिस फार्मिंग इन हिमाचल प्रदेश इज हाईली चैलेंजिंग, बिकॉज लैंड होल्डिंग पैटर्न इज not according to the demand of the present time, because in order to reduce the input cost farm side should be bigger, but in Himachal Pradesh majority of the farm somewhere around 88% of the farmland जो है वो है small and medium marginal size के। Therefore farming in Himachal Pradesh is uneconomical because of higher production cost
अगर आप ज़्यादा स्केल पर प्रोडक्शन करते तो कॉस्ट विल रिड्यूस और फार्मर की इनकम बढ़ती है, इट वुड बिकम मोर प्रॉफिटेबल एंड रेम्यूनरेटिव। तो यहाँ से आप बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं, ठीक है जी। और इसी के बाद नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन है वो है रेनफॉल से रिलेटेड। अब पिछले साल आपने देखा होगा, इवन इफ दैट वाज द एल नीनो ईयर, स्टिल द रेनफॉल इन हिमाचल प्रदेश वाज वेरी हाई, फ्लडिंग सिचुएशन हमने विटनेस की। सो मॉनसून एक एराटिक फिनोमिना है ना, और हमारे हिमाचल प्रदेश में मैक्सिमम जो फार्मिंग है वो रेनफेड है, ये भी आपने ध्यान रखना है ना। तो इसी में अगर आप देखोगे तो 80% ऑफ द फार्मिंग इन हिमाचल प्रदेश इज एक्चुअली रेनफेड। और जो रेनफेड का मतलब क्या हुआ, जहां पर फार्मिंग एग्रीकल्चर को कौन फीड करता है, मॉनसून या फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन द विंटर, बट मॉनसून मेजॉरिटी है, क्योंकि मॉनसून सबसे ज्यादा मॉइस्चर लेकर आता है, सबसे ज्यादा बारिश करता है। 80-90% ऑफ द रेन इन हिमाचल प्रदेश इज कॉज्ड बाय साउथ वेस्टर्न मॉनसून। और आप जानते हैं कि ये जो मॉनसून है इज हाईली इरेटिक, देयरफॉर इसमें जो भी फ्लक्चुएशंस आ रही है उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो किस में देखा जाता है, प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी में भी देखा जाता है। तो रेनफॉल के बारे में एक इंपॉर्टेंट डेटा दिया गया है जो हमारे क्वेश्चन में आ सकता है, प्रीलिम में एज वेल एज मेंस में। तो हमें बहुत लिबर्टी एक्चुअली मिल जाती है टू मूव अराउंड दीज फैक्ट बेसिकली टू इनरिच आवर आंसर, है ना। तो ये फैक्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो अगर आप रेनफॉल की बात करें, रेनफॉल इन हिमाचल प्रदेश कितना है, एवरेज रेनफॉल हिमाचल प्रदेश में जो रेनफॉल हुआ जून से सितंबर 2023 के बीच में, जब फ्लडिंग्स भी आई तो टोटल रेनफॉल था 879 मिलीमीटर। अगर आप बात करो तो 87 सेंटीमीटर के आसपास बारिश इस पर्टिकुलर ईयर में, इस पर्टिकुलर पीरियड में हो गई थी, और विच इज 144% ओवर द नॉर्मल। जो नॉर्मल हिमाचल प्रदेश में बारिश होती है वो है 734 mm, जबकि इस पीरियड में जो बारिश 2023 में हुई वो कितनी थी, 879। तो ये इंक्रीज्ड जो रेनफॉल है ये कितना था, 144% ज्यादा बारिश हो गई थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि इन ईच कॉर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश विटनेस द क्लाउड बर्स्ट सिचुएशन, फ्लडिंग सिचुएशंस हो गई थी, लैंडस्लाइड की सिचुएशन हो गई थी। सो इसका एक रिजल्ट, इसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो फार्मिंग पर भी देखा। हमने देखा कि सारे के सारे जो सब सेक्टर है उसमें एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है ग्रोथ में। वो क्यों है, बिकॉज of this thing only that happened in Himachal Pradesh. And again अगर आप देखेंगे नेक्स्ट, सिमिलरली फ्रॉम अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो रबी का सीजन है वहां पर भी 45 mm ऑफ रेनफॉल हुआ था, जो 38% कम है नॉर्मल रेनफॉल से। सो समर्स विंटर्स के दौरान जो रबी में जो बारिश होती है वो 83 mm है, जबकि विंटर्स में हमने देखा कि नवंबर दिसंबर जनवरी तक देयर वाज नो रेन नो स्नो। सो यहां पर अक्टूबर से दिसंबर के बीच में रेन में बहुत कमी देखी गई। कितनी कमी हुई, 38% की कमी हुई। सिर्फ और सिर्फ बारिश कितनी हुई, 45 mm के आसपास बारिश हुई। तो ऑब्वियसली एक सीजन में देयर वाज एक्सेस रेन एंड इन अनदर सीजन देयर वाज डेफिसिट रेन, जिसका कॉन्सिक्वेंस किस पर आया, उसका कॉन्सिक्वेंस आया फार्मिंग पर। और यहां पर देखोगे राइस, मेज, व्हीट आर इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप इन द स्टेट। सो सबसे इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप, इंपॉर्टेंट क्रॉप स्टेट में कौन सा है, राइस, व्हीट और मेज। ये तीनों क्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है स्टेट में। और जो सोयाबीन है, सनफ्लावर है, एंड सोयाबीन, सनफ्लावर इन खरीफ, एंड रैपसीड, मस्टर्ड, तोरिया आर इंपॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप इन द रबी। तो सीरियल जो खरीफ में है, जो सीरियल इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश के, वो है राइस, मेज और वीट। राइस की बात करें, वीट की बात करें तो राइस आपका खरीफ है और वीट है आपका राबी। और जबकि सोयाबीन और सनफ्लावर खरीफ सीजन में होने वाला ऑयल सीड है, और जबकि रैपसीड, मस्टर्ड और ये तोरिया वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन एंड अगेन बहुत बार फोकस किया जाता है कि तोरिया इज ऑल्सो एक तोरिया दूसरा है जो क्या है, एक इंपॉर्टेंट ऑयल सीड है। इट इज नॉट तोरी, दैट इज द वेजिटेबल, है ना। ये तोरिया एक ऑयल सीड है। रैपसीड, मस्टर्ड, तोरिया जो है इंपॉर्टेंट ऑयल सीड है जो रबी सीजन में, विंटर्स के दौरान हिमाचल प्रदेश में होता है। सो होपफुली दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपने ध्यान रखना है। इसी के साथ अगर आप नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखोगे वो है द इंपॉर्टेंट पल्सेस जो स्टेट में होती है, ग्रो होती है खरीफ और रबी सीजन में। तो अगर आप खरीफ की बात करें तो इंपॉर्टेंट जो पल्सेस हैं,
पल्सेस में माश, मूंग और राजमा। इंपॉर्टेंट जो पल्सेस है वो है माश, मूंग और राजमा, जो खरीफ सीजन में ग्रो होती है। और इसी के साथ जो रबी सीजन में ग्रो होती है उसमें कौन है? ग्राम एंड लेंटिल्स। ग्राम और जो लेंटिल्स है वो रबी के सीजन में हिमाचल प्रदेश में ग्रो होती है। तो ये इंफॉर्मेशन भी एग्जाम में आ सकती है बिकॉज इट इज ड्यूली मेंशन्ड इन योर सिलेबस। ऑब्वियसली आप इसको ज्योग्राफी में भी पढ़ते होंगे, बट स्टिल क्योंकि आपके इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन्ड है देन इट इज हाईली रेलिवेंट दैट यू शुड एक्चुअली रिमेंबर दीज ऑल इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। प्रीलिम में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनता है कि माश, मूंग, राजमा खरीफ है और ग्राम एंड लेंटिल जो है वो रबी सीजन की क्रॉप है। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर आप देखोगे वो है एग्रोक्लाइमेटिकली। एग्रोक्लाइमेटिकली स्टेट को कितने जोन में डिवाइड किया जाता है? तो अगर आप देखोगे तो हमारे हिमाचल प्रदेश को 4 जोन में डिवाइड किया जाता है। तो अगर आप देखोगे तो 4 जोन में कैसे? सबसे नीचे वाला जो लोअर एलिवेशन का जोन है इसको हम सब ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, शिवालिक्स वाला एरिया। उसके बाद थोड़ा ऊंचाई पर चले जाओ तो सब माउंटेन जोन बन जाता है, लो हिल्स। और उसी के बाद और ऊपर चले जाओ तो फिर सबसे पहले सब ट्रॉपिकल, सब माउंटेन, शिवालिक वाला रीजन, लोअर हिल्स वाला रीजन। इसमें सारे दून्स एंड जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं, बिलासपुर है, ऊना है, या आपका लोअर सिरमौर है, सोलन है, हमीरपुर है, ये सब इसमें आ जाती है। और उसी के बाद सब टेम्परेट, सब ह्यूमिड मिड हिल्स जिसमें आपका शिमला है, सिरमौर है, और जो कुल्लू है, मंडी है, हायर मंडी है, ये सब एरिया आपका सब टेम्परेट में आ जाता है। वेट टेम्परेट, हायर हिल, वेट टेम्परेट में जहाँ पर ऊंचाई पर ज़्यादा बारिश हो जाती है, जैसे धर्मशाला में वेस्टर्न सेक्शन वी रिसीव टू मच रेनफॉल, दैट इज द वेट टेम्परेट हाई रीजन, हाई हिल्स बेसिकली जोगिंद्रनगर वाला एरिया है। एंड अगेन और ऊपर की तरफ चले जाओ तो आपको रेन शेडो एरिया मिल जाता है, किन्नौर, लाहौल स्पीति वाला एरिया मिल जाता है। दैट मेक्स द ड्राई टेम्परेट हाई हिल्स एंड कोल्ड डेजर्ट, जहां पर जो है ड्राई कंडीशंस है, रेड शेडो है, लीवर्ड इफेक्ट है, एंड अगेन हाई एलिवेशन होने की वजह से ऑल्सो दी एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर है। तो एग्रोक्लाइमेटिकली हिमाचल प्रदेश को 4 जोन्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सब ट्रॉपिकल, सब माउंटेन, लो हिल्स है, और उसके बाद सब टेम्परेट है, वेट टेम्परेट है और ड्राई टेम्परेट है। एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में अगर हम देखें तो इसमें बेसिकली स्टेट जो है बहुत कॉन्जेनियल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप, सीड पोटैटो, ऑफ सीजन वेजिटेबल्स और जिंजर, है ना, ऑफ सीजन वेजिटेबल और जिंजर। तो यहां पर बहुत अच्छी कंडीशंस है हिमाचल प्रदेश में अलग अलग प्रकार की कैश क्रॉप ग्रो करने के लिए। सीड पोटैटो इंडिया में कहीं नहीं होता है, ओनली इन हिमाचल प्रदेश, हायर रेंजेस में सीड पोटैटो, एंड इट इज ऑफ सीजन जो वेजिटेबल्स है, और जो जिंजर है बेसिकली हिमाचल प्रदेश में बहुत ग्रो होता है। सो दीज आर दी कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स क्या है? जिनका मार्केट में डिमांड इज ऑलवेज थ्रू आउट द ईयर, जिससे फार्मर अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी को अर्न कर सकता है। दिस इज द कैश क्रॉप्स। और अगर आप देखोगे 4 डिस्टिंक्ट सीजन है, जहां पर रेनफॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो हिमाचल प्रदेश में 4 अलग अलग सीजन्स पाए जाते हैं। तो सारा का सारा जो रेनफॉल है, हाफ रेनफॉल है, वो मॉनसून सीजन में हो जाता है। इसी के बाद बाकी की जो बारिश है वो अदर सीजन में हो जाती है। और अगर आप एवरेज रेनफॉल की बात करें हिमाचल प्रदेश में 1251 मिलीमीटर्स के आसपास रेनफॉल हिमाचल प्रदेश में एवरेज है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती है। 1251 मिलीमीटर्स के आसपास बारिश है। और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट गेट हाईएस्ट रेनफॉल फॉलोड बाय चंबा, सिरमौर एंड मंडी। कांगड़ा में सबसे ज्यादा बारिश है बिकॉज दिस कांगड़ा इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट दैट रिसीव दिस मॉनसून, साउथ वेस्टर्न मॉनसून। और वहां पर आप देखोगे कि यू हैव अ मेजर रिलीफ फीचर इन द फॉर्म ऑफ दीज हाई माउंटेन्स, धौलाधार पीक्स, जिसकी वजह से वहां पर सबसे ज्यादा बारिश हो जाती है। उसी के साथ सराउंडिंग एरिया में चंबा, सिरमौर और मंडी में बारिश थोड़ी थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है। सो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अगर आप देखोगे एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के आउटपुट में जो ट्रेंड है उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन है। एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज ट्रेंड्स इन आउटपुट। आउटपुट क्या हुआ कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है ना, आउटपुट। यहां पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है नेट सोन एरिया के बारे में, और जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नेट सोन एरिया की बात करें, नेट सोन एरिया क्या है? नेट सोन एरिया वो पैच ऑफ लैंड है जिस पर एक फार्मर या फिर ग्रुप ऑफ फार्मर या फिर पूरा का पूरा हिमाचल स्टेट में जितने भी फार्मर है सब जो है फार्मिंग कर रहे हैं। दैट टोटल कल्चरेबल लैंड इन हिमाचल प्रदेश इज एक्चुअली नॉन एज नेट सोन एरिया। और अगर आप नेट सोन एरिया की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में नेट सोन एरिया कितना है? बढ़ गया है। 2018-19 में 539,000 हेक्टेयर था।
सॉरी, इसमें एक इंफॉर्मेशन है, 2008-9 में जो था वो 539,000 हेक्टेयर था और 2018-19 का डेटा हमारे पास है जिसमें बढ़कर 543,000 हेक्टेयर हो गया है। सो यहां पर नेट सोन एरिया में एक थोड़ा सा इंक्रीज हमने देखा है पिछले 2008-9 से 18-19 के दशक में, जिसमें नेट सोन एरिया 539,000 हेक्टेयर से बढ़कर 543,000 हेक्टेयर हुआ है। और अगर आप क्यूमुलेटिवली देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो एरिया है वो किसके लिए है? वीट, मेज, राइस, बार्ले एंड पल्सेस। ये इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है, सीरियल क्रॉप्स है एंड अगेन पल्सेस है, जिसमें सबसे ज्यादा एरिया को डेडिकेट किया गया है, जिसके लिए यहां पर देखेंगे तो टोटल कल्टीवेबल एरिया का 82%, अगर हमारे पास टोटल कल्टीवेटेबल एरिया है तो 82% जो लैंड डेडिकेटेड की गई है, डेडिकेटेड है, वो सिर्फ वीट, मेज, राइस, बार्ले और पल्सेस के लिए है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ अगर आप देखोगे करंटली कल्टीवेबल एरिया अंडर वीट के लिए 34.90%, मेज के लिए 31.37%, ये दोनों मिलकर जो है 66% तक का टोटल एरिया कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिली है जिसको आपको रिमेंबर करना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। वीट, मेज, राइस, बार्ले सबसे ज्यादा पल्सेस, सबसे ज्यादा एरिया इनको डेडिकेट किया गया है 82%, और इसमें भी वीट को सबसे ज्यादा है 34.90%, फॉलोड बाई मेज के लिए 31.37% एरिया मेज के लिए डेडिकेटेड है, और ये दोनों कॉन्स्टिट्यूट करती है 66.66%। तो यहां पर एक हिडन इंफॉर्मेशन है, दैट इज 66%। आपसे पूछा गया कि राइस और वीट के लिए है या फिर राइस और मेज के लिए है? नो, इट इज ओनली फॉर राइस एंड मेज। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो मेजर प्रोडक्शन ऑफ द मेजर क्रॉप की अगर आप बात करो तो प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप में ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में फूड ग्रेन का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है प्रोडक्शन में? 42%। और जो दूसरी क्रॉप है जिनको हम कमर्शियल क्रॉप्स बोलते हैं उनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है 57.90%। तो यहां पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो फूड ग्रेन है, फूड ग्रेन क्या है? राइस है, वीट है, मेज है, पल्सेस है। दीज आर द फूड ग्रेन्स जिसको फार्मर को प्रोड्यूस करना ही करना है, इवन इफ इन द मार्केट देयर इज नो डिमांड, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी का एलिमेंट इज वेरी लो। सच क्रॉप्स आर नोन एज फूड ग्रेन्स, है ना, विच आर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड मीटिंग दी सोसाइटल फैक्टर इन द कंट्री, है ना। सोसाइटी स्टेट में सोशल वेलफेयर के लिए आपको जिसको ग्रो करना है फूड क्रॉप, क्योंकि लोगों को खाने के लिए चाहिए, उसमें कमर्शियलिटी या फिर जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी का एलिमेंट है दैट इज वेरी लेस। इसका जो प्रोपोर्शन है दैट इज 42.10%, जबकि आप कमर्शियल क्रॉप की बात करें तो वो 57.90% हमारी स्टेट में कमर्शियल क्रॉप्स है, जो जिससे फार्मर को प्रॉफिटेबिलिटी अर्न होती है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे स्मॉल मिलेट्स एंड बाजरा प्रोडक्शन, जो मिलेट्स है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, प्रोडक्शन इज एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाई 145.11%। 2023-24 में 145.11% का इंक्रीज होने की संभावना मिलेट्स में है, क्योंकि हम जानते हैं कि 2023 का जो ईयर था दैट वाज एक्चुअली इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बाय FAO एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। एंड अगेन इंडिया में हर स्टेट में मिलेट्स पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है इन द लाइट ऑफ कमिंग बैड इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, है ना। तो इंडिया, हिमाचल प्रदेश में भी जो मिलेट्स है, बाजरा है, इसके प्रोडक्शन में एस्टिमेटेड है कि इन कमिंग टाइम 145.11% के आसपास वृद्धि होने की संभावना है। जबकि अगर आप देखो 4.74% इंक्रीज होगा मेज में और 1.75% इंक्रीज होगा वीट की प्रोडक्शन में। ठीक है जी, तो ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है बिकॉज हिमाचल प्रदेश भी इंडिया के दूसरे राज्यों की तरह अब मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, रागी जो ट्रॉपिकल मिलेट्स है, तो इंडिया में, हिमाचल प्रदेश में कोल्डर एरिया में वेरी इंपॉर्टेंट मिलेट इज बेसिकली बार्ले, है ना। और भी अलग अलग हमारे यहाँ पर ट्रेडिशनल फूड ग्रेन्स होते थे, हार्डी क्रॉप्स होते थे जिनको अब कंज्यूम नहीं करते हैं, बट क्योंकि वो हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी परफेक्टली ग्रो करते हैं, देयरफॉर इंडिया में, हिमाचल प्रदेश में प्रोजेक्टेड है कि इन कमिंग टाइम द
प्रोडक्टिविटी ऑफ दीज मिलेट विल इंक्रीज 1.45.11% के आसपास ये इंक्रीज होगा। अगर आप प्रोडक्टिविटी के ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड में कुछ हमने जिगजैग देखा है। तो अगर आप देखोगे द पोटेंशियल फॉर एक्सपेंडिंग, तो यहां पर अगर आप प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर की बात देखो तो यहां पर जो ट्रेंड है वो कुछ इस प्रकार का है। तो यहां पर जो प्रोडक्टिविटी थी दैट वाज 2.31 पर हेक्टेयर के आसपास, और इसमें एक डिक्लाइन हुआ। डिक्लाइन होने के बाद 2020-21 में जब कोविड था तो वहां पर प्रोडक्टिविटी बहुत नीचे था 2.10, देन द प्रोडक्टिविटी इंक्रीज टू 2.44, देन अगेन द प्रोडक्टिविटी इज स्टेबल 2.21 के आसपास प्रोडक्टिविटी प्रेजेंट एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग इट इज स्टेबल। तो यहां पर अगर आप देखोगे द पोटेंशियल फॉर एक्सपेंडिंग आउटपुट ग्रोथ एरिया एक्सपेंशन इज रिलेटिवली, हमारे पास जो एक्सपेंशन का एरिया है वो बहुत लिमिटेड है। अगर आप कल्टिवेबल लैंड की बात करें कि हिमाचल अपने प्लेट्यू क्लाइमेक्स पर पहुंच चुका है, जैसे इंडिया भी अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच चुका है, तो हिमाचल प्रदेश भी अपने लैंड यूज कैपेबिलिटी में अपने क्लाइमेक्स या फिर प्लेट्यू पर पहुंच चुका है रेस्ट ऑफ द नेशन की तरह। इसीलिए इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी लेवल के जो ऑप्शन है उसमें हमारे पास क्या है कि हमने अपने क्रॉप को डाइवर्सिफाई करना है और हाई वैल्यू क्रॉप को हमने ग्रो करना है। तो अगर आपने इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द सोसाइटी को मीट करना है, यू हैव लिमिटेड पैच ऑफ लैंड, तो आप लैंड को तो बढ़ा नहीं सकते। सो व्हाट इज द ऑप्शन? दैट इज द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड टू सो और टू ग्रो द क्रॉप विच हैव हाई वैल्यू, है ना, ऐसी क्रॉप को हमें ग्रो करना है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। 1997-98 के आसपास का डेटा है। एरिया यूज्ड फॉर फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाज 853.88 थाउजेंड हेक्टेयर, अब कम होकर ये 691.66 थाउजेंड हेक्टेयर हो गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अब ज़्यादा लोग फूड ग्रेन से हटकर कमर्शियल फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर या फिर जो आपका वेजिटेबल्स है, सिल्वीकल्चर, इस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। हेंस जो फूड ग्रेन के लिए डेडिकेटेड एरिया है उसमें एक निरंतर कमी देखी जा रही है ना। जो पहले 97-98 में कहीं 853,000 हेक्टेयर के आसपास था, अब वो घटकर हो गया है 691.66 थाउजेंड हेक्टेयर 22-23 में, याद रखना है, ठीक है। फार्म डेवलपमेंट स्टेशन, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यहां से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके बिकॉज आपका जो ये इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन्ड है तो यहां से क्वेश्चन आता है। फार्म डेवलपमेंट स्टेशन, एग्रीकल्चर या फिर एलाइड सेक्टर में वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए कुछ एक जो डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया गया है, फार्म्स को इस्टेब्लिश किया गया है, एजेंसी को इस्टेब्लिश किया गया है, उससे रिलेटेड कुछ एक डेटा है जो इन्फॉर्मेशन है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने बेसिकली दैट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर 20 सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म को इस्टेब्लिश किया है। सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म जहां पर सीड्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। 3 वेजिटेबल डेवलपमेंट स्टेशन को इस्टेब्लिश किया गया, 3 VDS वेजिटेबल डेवलपमेंट स्टेशन को इस्टेब्लिश किया है। 12 पोटैटो डेवलपमेंट स्टेशन को इस्टेब्लिश किया है, 12 पोटैटो डेवलपमेंट स्टेब्लिशन है, और एक इंपॉर्टेंट है 1 इज द जिंजर डेवलपमेंट स्टेशन, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। सो दीज आर सम ऑफ दी जो एक वैल्यू एडिशन के लिए जो अलग अलग प्रकार के इंस्टीट्यूशन जो है इस्टेब्लिश किए गए हैं उसका एक ब्यौरा दिया गया है। और प्लांट प्रोटेक्शन के लिए कुछ प्रोग्राम है, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम जो है जो केमिकल बेस्ड इंसेक्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स होते हैं इनके यूज को हम कम करेंगे। वी विल नॉट प्रमोट द यूज ऑफ केमिकल बेस्ड इंसेक्टिसाइड एंड फंगिसाइड्स, और इसमें अंडर स्टेट सेक्टर स्कीम है ना, ठीक है जी। और हम जो है नॉन केमिकल मेजर्स को लेंगे क्रॉप को ग्रो करने के लिए, मतलब हम जो केमिकल फार्मिंग है उससे हटकर अब नॉन केमिकल फार्मिंग पर ज़्यादा इंफेसिस करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा डिसाइड किया है, और 50% की सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, सभी सब्सिडी जो है या फिर इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है सभी फार्मर को। किसके लिए? इंसेक्ट ट्रैप के लिए, जिसमें फेरोमोन्स ट्रैप्स है, लाइट ट्रैप्स है, स्टिकी ट्रैप्स है, बिकॉज ये जो ट्रैप्स होते हैं इंसेक्ट है, अदरवाइज हम इंसेक्ट को किल करने के लिए इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं, दैट इज अगेन वेरी हार्मफुल, क्योंकि उसमें कुछ गुड इंसेक्ट्स जो है उनकी डेथ भी हो जाती है, एंड अगेन इट इज नॉट गुड फॉर द हेल्दी फार्मिंग। देयरफॉर गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि हम इंसेक्टिसाइड के बदले 50% के आसपास
इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे सभी फार्मर को, कोई भी फार्मर है, इंसेक्ट ट्रैप इंक्लूड करने के लिए, जिसमें फॉर्मोन्स ट्रैप है, लाइट ट्रैप्स है, स्टिकी ट्रैप है। दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज यूज टू ट्रैप और ल्योर दीज इंसेक्ट। साथ ही साथ कुछ ल्योर्स, बायो पेस्टिसाइड्स, बायो एजेंट्स, बोटैनिकल, इनके लिए हम 50% की सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही साथ हम जो है सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे 1000 रुपए पर मीट्रिक टन फॉर कॉम्प्लेक्स, ए सब्सिडी ऑफ 1000 per ton basically for complex fertilizer has been allowed to encourage the balanced use of chemical fertilizer। तो हम 1000 रुपए की सब्सिडी भी प्रोवाइड करेंगे किसके लिए, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के यूज के लिए। सो सब्सिडी ऑफ 1000 पर MT फॉर कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर हैज बीन अलाउड टू इंक्रीज द बैलेंस्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन हिमाचल प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एंड अगेन नेक्स्ट अगर आप आते हैं तो सॉइल टेस्टिंग प्रोग्राम। एंड अगेन अगर आप देखोगे तो सॉइल टेस्टिंग, सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल सेलेनाइजेशन, soil erosion, these are the major consequence of the type of farming that has been there for past several decades, जिसकी वजह से आज की जो हमारी फार्मिंग है वो हाईली अनसस्टेनेबल हो गई है। इसमें सबसे ज़्यादा जो कॉन्सिक्वेंस हुआ है दैट इज इन टर्म ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। लैंड की प्रोडक्टिविटी, सॉइल की प्रोडक्टिविटी निरंतर रिड्यूस हो रही है। तो यहाँ पर सॉइल टेस्टिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने 11 सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी को इस्टेब्लिश किया है। 11 सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी को इस्टेब्लिश किया है इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। 3 फर्टिलाइजर एंड सीड टेस्टिंग लेबोरेटरीज को इस्टेब्लिश किया गया है। 2 बायो कंट्रोल लेबोरेटरी है। बायो कंट्रोल मतलब कोई भी डिजीज स्प्रेड होता है उसको कंट्रोल करने के लिए बायो कंट्रोल लेबोरेटरीज है। 1 स्टेट पेस्टिसाइड टेस्टिंग लेबोरेटरी भी हिमाचल प्रदेश में इस्टेब्लिश की गई है। और 1 बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी को भी हिमाचल प्रदेश में इस्टेब्लिश किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट। और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफर फ्री सॉइल टेस्टिंग टू फार्मर के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एज ए स्कीम फ्री सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटी को प्रोवाइड किया गया है। इसमें अगर आप देखोगे 2 बायो कंट्रोल लैब है जहां कहां पर ऑपरेट कर रही है। 2 बायो कंट्रोल लेबोरेटरीज बेसिकली इन कांगड़ा और मंडी में ऑपरेशनल है टू प्रमोट दी नॉन केमिकल टेक्निक्स ऑफ इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट। इसी के साथ दीज लैब्स शो द यूज ऑफ बायो एजेंट कैसे काम करते हैं, बायो पेस्टिसाइड, ट्रैप्स, ल्योर्स, इन सब के यूज को प्रमोट करने के लिए अलग अलग प्रकार के डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर लगाए जाते हैं। साथ ही साथ सॉइल टेस्टिंग सर्विसेज को जो है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में भी इंक्लूड किया गया है। 2011 का जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस एक्ट में 2011 में इसको इंक्लूड किया गया है सॉइल टेस्टिंग को, जिसके तहत लोगों को सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड किए जा रहे हैं और लोगों को जो है इजी सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनकी सॉइल की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी टुडेज वीडियो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज द गवर्नमेंट इनिशिएटिव, कि गवर्नमेंट की देयर आर डिफरेंट स्कीम्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट एक वीडियो होगी दैट विल बी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। और उसके बाद जो नेक्स्ट इस सेक्शन की वीडियो होगी दैट विल कम फ्रॉम माई साइड, दैट इज द फॉरेस्ट्री, इन्वायरमेंट एंड रिसोर्स मैनेजमेंट वाला जो एक टॉपिक है वो भी मैं ही कवर करूंगा। होपफुली ये जो इन्फॉर्मेशन हमने आज आपको दी है ये इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम से रिलेटेड डिफरेंट जो भी ज़रूरतें होती है उसको कैटर करेगा। बीईटी और प्रीलिम एग्जाम, बीईटी और मेंस एग्जाम, ऐसे राइटिंग, हर जगह पर आपका जो है ये वाला एरिया, दिस इन्फॉर्मेशन विल हेल्प यू आउट। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगती है तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।